Hello and welcome back to the class. This is lecture number 6, chapter 1, issue of shares. आज हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक हमारा लास्ट लेक्चर में रह गया था टाइम की वजह से, तो एक बार हम वो लेक्चर देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ओपनिंग ऑफ जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. एप्लीकेशन अकाउंट जब आप एप्लीकेशन नॉर्मल जब आप एंट्रीज करते हो तो उसमें आप एप्लीकेशंस की एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की और उसको ट्रांसफ़र करने की शेयर कैपिटल अकाउंट में अलग करते हो और अलॉटमेंट की मनी रिसीव होने की और उसके ड्यू होने की एंट्री अलग करते हो. बट हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दोनों को एक साथ भी खोल सकते हैं. इस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट नाम से एंट्री करनी होती है. एप्लीकेशन की और अलॉटमेंट की एंट्रीज हम सेपरेट नहीं करते हैं. तो एक बार हम एंट्रीज देख लेते हैं. ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. इसमें आप नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर, इसकी एंट्री आप करते हो. जितना टोटल अमाउंट आपने एप्लीकेशन में रिसीव किया है सिर्फ वही अमाउंट आप यहाँ पे डालते हो. ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, ये एंट्री होती है जिसमें आप दो एंट्री करते हो एक साथ. फर्स्ट एंट्री होती है जब आप एप्लीकेशन की मनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो और दूसरी एंट्री होती है जब आप अलॉटमेंट की अमाउंट को ड्यू करते हो. तो दोनों एंट्रीज आप एक साथ मिला के करते हो. यहाँ पे एंट्रीज होती है आपकी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर प्लस अलॉटमेंट मनी अमाउंट पर शेयर. तो अगर ये एंट्री आप एक साथ नहीं करते तो आप दो एंट्री बनाते, जिसमें आप एक एंट्री आपकी होती शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. एप्लीकेशन मनी अमाउंट आपने ट्रांसफ़र की है कैपिटल अकाउंट में. सेकेंड एंट्री आपकी होती जब आप अलॉटमेंट को ड्यू करते, तो आपकी एंट्री बनती शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. तो हमने क्या किया है, हमने सिर्फ इन दोनों एंट्रीज को एक साथ मिला दिया है. तो आपकी एक ही सिंगल एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. और इसमें आप एप्लीकेशन मनी पर शेयर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, इसके साथ आप ये एंट्री करोगे, ना कि अप्लाइड. ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपका अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस अगर आता है तो उस केस में ओवर सब्सक्रिप्शन में आप नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड यहाँ पे कंसिडर करोगे, ना कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड. और रिफंड ऑफ मनी ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशंस आप एंट्री सिंपल डालोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड जितने आपने रिजेक्ट कर दिए मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर. एंड ऑन रिसीट ऑफ बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी, ये मनी एडजस्ट करने के बाद अगर आपको कुछ एक्सेस मनी अमाउंट रिसीव हुई है एप्लीकेशन के टाइम पे, तो उस मनी को आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद जो पैसा आपको अलॉटमेंट मनी के नाम से रिसीव होना है उसकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. तो इन सारी एंट्रीज में से सिर्फ यही एक एंट्री है जिसमें आपको दो एंट्रीज को हमने मिक्स कर दिया है, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में और जहाँ पे आपको अलॉटमेंट मनी को ड्यू करना है. तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, इलस्ट्रेशन, तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी. अप्रैल 1, 2015 को एक लिमिटेड कंपनी है जिसकी ऑथोराइज कैपिटल आपको 8 लाख रुपीज़ दी हुई है, जो 10 रुपये ईच शेयर में डिवाइड किया हुआ है इसको. इसने पब्लिक को शेयर ऑफर किए हैं, इसने 60,000 शेयर ऑफर किए थे, लेकिन इसको एप्लीकेशन जो आ गई वो आ गई 92,000 शेयर्स के लिए. एप्लीकेशन पे मनी जो आपको रिसीव करनी है वो है 3 पर शेयर, अलॉटमेंट पे 2 पर शेयर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर 5 पर शेयर. और 1 मंथ आफ्टर अलॉटमेंट आप ये कॉल कर रहे हो. एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर वर रिजेक्टेड. कैसे आपने अलॉट किया है, 2000 शेयर एप्लीकेशन को आपने रिजेक्ट कर दिया. एंड एप्लीकेशन फॉर 90,000 शेयर्स वर अलॉटेड 60,000 शेयर्स. तो दो ही चीज़ हुई है इसमें, 2000 शेयर्स को आपने रिजेक्ट किया है और 90,000 को आपने 60,000 जो है वो अलॉट कर दिए. तो जब हम कैटेगरी बनाएंगे, जब हमारी आपको टेबल याद होगी हमारी, इस टेबल को हम एक बार नीचे ले जाते हैं.
इस टेबल की मदद से निकालते हैं कि हमारी अलॉटमेंट मनी कितनी निकलती है, एडजस्टमेंट मनी कितनी निकलती है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 ही कैटेगरीज हैं, थर्ड कैटेगरी हमारे पास नहीं है, तो हम सिर्फ 2 ही कैटेगरी लेके चलेंगे, ए एंड बी। सी कैटेगरी हमारे पास नहीं है। सो फर्स्ट कैटेगरी में 90,000 नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड थे आपके 90,000, और सेकंड कैटेगरी में आपके नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड थे 2,000। यहाँ हम टोटल लिख लेंगे। तो आपके टोटल शेयर जो अप्लाइड है वो है 92,000, और आपने जो एप्लीकेशन मंगाई थी वो सिर्फ 60,000 शेयर्स के लिए थी। 90,000 शेयर्स में से आपने क्या किया है, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है आपके 60,000, इनको आपने 60,000 शेयर अलॉट कर दिए हैं, और जो 2,000 है उसको आपने कोई शेयर अलॉट नहीं किया है, तो नील। अमाउंट जो आपको एप्लीकेशन पे रिसीव हुई है तो वो आपको टोटल अमाउंट रिसीव होगी जितने की एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है। तो 3 पर शेयर के हिसाब से अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे 90,000 के ऊपर जो आपको मनी रिसीव हुई होगी वो आपको पूरे 90,000 शेयर्स के लिए हम कर लेंगे। तो 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो जाएगा आपका 29,27, 2 लाख 70,000। और सेकेंड इसके ऊपर जो आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है वो हुई है 3 दूनी 6,000। तो टोटल एप्लीकेशन मनी जो आपको रिसीव हो रही है वो हो रही है आपको 2,76,000। सबसे पहले हम इस कैटेगरी को डील कर लेते हैं। एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड आपको कोई रिक्वायर्ड नहीं थी क्योंकि आपने इसको अलॉट नहीं किया है। एडजस्टेड कुछ एडजस्टेड नहीं है, कोई अलॉटमेंट ड्यू नहीं है आपकी, कोई अलॉटमेंट आपको रिसीव नहीं करनी है। तो आपका जो रिफंड बनता है वो बनता है 6,000 का। अब हम इनको डील करते हैं। एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड थी आपको 60,000 शेयर्स के हिसाब से, क्योंकि आप इनको 60,000 शेयर्स ही अलॉट कर रहे हो। तो 60,000 के हिसाब से आपकी जो अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड थी वो थी 1,80,000। अलॉटमेंट में आपको कितनी एडजस्ट करनी है ये निकालेंगे। इससे पहले हम देखेंगे कि अलॉटमेंट के ऊपर आपको कितनी अमाउंट ड्यू है। तो 60,000 शेयर आपने अलॉट किए हैं, तो 60,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपये अलॉटमेंट मनी के हिसाब से आपके पास 1,20,000 ये ड्यू है आपकी। ओके, एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड है आपकी 1,80,000, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है आपकी 2,70,000। तो यानी इतनी आपको चाहिए थी और इतनी आपको मिल गई। तो जो एक्सेस अमाउंट है उसको हम करेंगे अलॉटमेंट के ऊपर एडजस्ट। एक्सेस अमाउंट निकाल लेंगे हम। एक्सेस अमाउंट आपकी आ जाएगी ये 90,000। 90,000 हमारी एक्सेस है जिसको हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है। आपको अलॉटमेंट पे 1,20,000 ड्यू होने थे और आपने क्या किया है 90,000 पहले ही आप उसमें एडजस्ट कर रहे हो। तो बाकी का आपका जो बच गया जो कि है आपका 30,000, ये आपका आपने अलॉटमेंट पे एक्चुअल में रिसीव किया है, मंगाया होगा। तो अब आपका जो इसमें रिफंड बनता है वो बनता है नील। तो ये हो गई आपकी सारी की सारी जो अमाउंट थी हमने सबको फिगर आउट कर लिया। अब हम करते हैं एंट्रीज। तो सबसे पहले एंट्री हम करेंगे जब आप एप्लीकेशन मनी को रिसीव करोगे तो एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर हम यहीं पे इन्हीं एंट्रीज के अंदर इसको अमाउंट को हम डाल देते हैं। तो सबसे पहले एंट्री है हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। तो हमारी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि हम दोनों अकाउंट्स को एक साथ एंट्री कर रहे हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर। टोटल एप्लीकेशन मनी जो आपको रिसीव हुई है, टोटल एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुई है 2,76,000। तो हम इसकी एंट्री कर देंगे यहाँ पे 2,76,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो आपको इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करना है, दूसरा आपको जो अलॉटमेंट मनी है जो ड्यू होने वाली है उस अलॉटमेंट मनी को आपको शो करना है। तो जो अलॉटमेंट मनी आपकी ड्यू हो रही है वो देख लेते हैं हम एक बार। ये हो रही है आपकी 1,20,000। और आपको दूसरा करना है कि आपको एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। आप उतनी ही एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लोगे जितनी आपको रिक्वायर्ड थी। और आपको एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड थी 1,80,000, क्योंकि इससे ज़्यादा आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेस मनी आप डालोगे
अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे, और जो आपने रिटर्न करी है वो तो आपने रिटर्न की ही है। तो 1,80,000 एप्लीकेशन मनी आपको चाहिए थी, तो ये हम कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। दूसरा, हमारी जो अमाउंट अलॉटमेंट में ड्यू हुई है वो ये एक, इसकी हम ड्यू होने की एंट्री करेंगे। तो अगर मैं इन दोनों का टोटल कर लूँ तो मुझे मिलते हैं 3 लाख। तो यहाँ जो हमारी एंट्री होनी है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू, वो हो जाएगी आपकी 3 लाख। नेक्स्ट एंट्री है, अगर हमने कोई रिजेक्ट की है एप्लीकेशन तो हम उसकी मनी डाल देंगे, और ऑब्वियसली हमने 2000 एप्लीकेशन रिजेक्ट की हैं 2000 शेयर्स के लिए, तो इसकी जो रिटर्न मनी है हमारी, रिफंड है जो, वो हमारा बन रहा है 6000 रुपये का। तो हम यहाँ पे उसकी एंट्री कर देंगे 6000। लास्ट एंट्री है जो हमें एक्चुअल में रिसीव हुआ है अलॉटमेंट मनी के ऊपर। तो हमने यहाँ देखा है कि एक्चुअल में हमें जो रिसीव हुआ है वो हुआ है 30,000, क्योंकि हमने जो 90,000 हमारे पास एडजस्ट हमने कर दिया था, जो एक्सेस मनी हमें एप्लीकेशन के ऊपर रिसीव हुई थी उसको हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया था। तो 1,20,000 में से मैंने 90,000 को माइनस कर दिया, तो अब 30,000 रुपये जो हैं वो मुझे रिसीव होंगे अलॉटमेंट पे। तो यहाँ मैं एंट्री कर दूंगी 30,000 की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब एक लास्ट एंट्री बनेगी आपकी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये एंट्री बिल्कुल सिंपल बनेगी। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू होने के लिए 5 रुपये के हिसाब से, और 60,000 शेयर्स के लिए, क्योंकि आपने 60,000 शेयर ही अलॉट किए हैं। और रिसीव होने की एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये हो गया आपका, जब आप शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट की एक सिंगल एंट्री करते हो, अलग अलग एंट्री नहीं करते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 6 के ऊपर। इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा 4 फीचर ऑफ शेयर्स। तो 4 फीचर ऑफ शेयर्स में हम 3 ही चीजें देखने वाले हैं। एक तो होगा 4 फीचर ऑफ शेयर्स क्या क्या होता है, इसका मतलब क्या है। दूसरा है कि आपको हम एंट्री देखेंगे सिर्फ आज, प्रैक्टिकल हम नहीं देखेंगे। 4 फीचर होने पर क्या एंट्री बनती है, और री इशू, अगर हम इन शेयर्स को री इशू कर देते हैं तो क्या एंट्रीज बनेंगी। ये 3 चीजें हैं जो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कि 4 फीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या है। 4 फीचर ऑफ शेयर का मतलब, 4 फीचर ऐसी कंडीशन है जहां पे जब कंपनी शेयर इशू करती है और पब्लिक उसको सब्सक्राइब करती है, आप शेयर को अलॉट कर देते हैं, आपके शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, फिर आपको उनसे अमाउंट जो है आप कॉल करते हो, आप अलॉटमेंट मनी मंगाते हो, आप उनसे कॉल्स मंगाते हो, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जितनी भी कॉल्स होती है वो कॉल मंगाते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर शेयर होल्डर आपको टाइम पे सारी कॉल्स पे कर दे, इसीलिए हमारा कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस की कंडीशन आती है। मान लीजिए कॉल इन एरियर की कंडीशन आई है जहां पे कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो आपको पैसा नहीं दे पाया टाइम पे, तो वो आगे जाके कॉल इन नेक्स्ट कॉल के साथ पैसा दे देगा। लेकिन क्या हो कि अगर वो पैसा ना ही दे, तब हम क्या करते हैं, उसको हम एक नोटिस देते हैं कि आपका ये पैसा ड्यू है, आप इस पैसे को पे करिए। लेकिन अगर नोटिस के बाद भी वो पर्सन वो पैसा जो है कॉल का वो आपको पे नहीं कर पाता कंपनी को, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, उस केस में कंपनी उन शेयर्स को फोरफीट कर देती है, यानी वो शेयर एक तरह से वापस ले लेती है उस पर्सन से। अब वो जो शेयर होल्डर है उसके पास उन शेयर्स के ऊपर राइट नहीं रहता, प्लस जो पैसा वो शेयर होल्डर उन शेयर्स पे पहले से ही कंपनी को पे कर चुका है, वो पैसा भी कंपनी अपने पास रखती है, उसको वापस नहीं लौटाती। और उन शेयर्स को हम फिर फॉरफिटेड शेयर्स बोलते हैं, और इन शेयर्स को कंपनी किसी और पर्सन को इशू कर सकती है आगे जाके। इसको हम बोलते हैं 4 फीचर ऑफ शेयर्स। इफ एनी शेयर होल्डर्स फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, द डायरेक्टर्स मे कैंसिल हिज शेयर्स। इसके शेयर्स को आप कैंसिल कर सकते हो। शेयर्स कैन बी फोरफिटेड। अच्छा, अब शेयर आप फोरफिट कर सकते हो, आप कैंसिल कर सकते हो शेयर्स को। आपने कैंसिल कर दिया, लेकिन आप सिर्फ एक ही कंडीशन में शेयर को कैंसिल कर सकते हो। वो कंडीशन तब होती है जब आपके कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस बात को अलाउ किया गया है कि कंपनी शेयर्स फोरफिट कर सकती है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखी है कि कंपनी शेयर फोरफिट कर सकती है, तभी कंपनी कर सकती है। दूसरी चीज, एक और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी होती है रूल्स, कि कैसे आपको शेयर्स को फोरफिट करना है, उसके रिगार्डिंग आपको रूल दिए होते हैं। दो चीजें होती है यहाँ पे, दो चीजें हैं। फर्स्ट है कि आपको अलाउ किया गया है, दूसरी चीज है आपको रूल्स दिए गए। अब मान लीजिए अलाउ कर रखा है बट रूल नहीं दिया हुआ है आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, उस कंडीशन में
कंपनीज एक्ट 2013 के टेबल F शेड्यूल 1 में जो रूल दिए गए हैं फोर फीचर से के रिगार्डिंग, उन रूल्स को आप अप्लाई करते हो। जब आप किसी के शेयर को फोरफिट, जब कोई अपना जो है कॉल का पैसा या अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाता है टाइम पे, तो हम उसको बोलते हैं डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। इस पर्सन को हम बोलते हैं डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, क्योंकि इसने डिफॉल्ट कर दिया है, पैसा ये नहीं दे पाया। अब इस डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर को आप सीधे ही उसके जो शेयर्स हैं उसको फोरफिट नहीं कर सकते। आपको उसको एटलीस्ट 14 डेज का एक नोटिस देना पड़ता है कि वो अपनी जो अनपेड अमाउंट है उसको वो इंटरेस्ट के साथ पे कर दे। आपको पता है कॉल इन एरियर के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, तो आप उससे जो है इंटरेस्ट ले सकते हो। 14 डेज का आपको नोटिस देना होता है कि वो जो भी अनपेड अमाउंट है उसको पे करे और विद इंटरेस्ट पे करे। नोटिस के अंदर ये लिखा होना चाहिए कि अगर ये अनपेड अमाउंट नहीं दी गई इस सर्टेन पीरियड तक, तो उसके शेयर्स को आप फोरफिट कर दोगे। इसके बावजूद अगर वो शेयर होल्डर अपना अमाउंट नहीं पे करता है, तो फिर आप उसके शेयर्स को फोरफिट कर सकते हो। बस आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है एक रेजोल्यूशन पास करना होता है, और उस रेजोल्यूशन को पास करते ही आप उस पर्सन के शेयर्स को फोरफिट कर देते हो। एक बार अगर शेयर्स फोरफिट हो गए, उसके बाद उस शेयर होल्डर का नाम आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से आप काट देते हो, रिमूव कर देते हो, क्योंकि अब वो आपका मेंबर नहीं रहता। और जो अमाउंट उसने ऑलरेडी पे कर रखी थी वो अब कंपनी की है, कंपनी उसको रिटर्न नहीं करती है। तो ये होता है आपका फोरफीचर का पूरा प्रोसीजर। कैसे आप फोरफिट करते हो, फोरफीचर का मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं कि एंट्रीज क्या करनी है हमें फोरफीचर के टाइम पे। अगर आप फोरफिट होते हैं शेयर्स, दो कंडीशन है हमारे पास। जब फोरफीचर ऑफ शेयर जो आपने एट पार इशू करे थे, ध्यान रखना एट पार इशू करे थे आपने, वो शेयर आप फोरफिट कर रहे हो। दूसरी कंडीशन है जब आप वो शेयर फोरफिट कर रहे हो जो आपने जब इशू करे थे ना फर्स्ट टाइम, तो आपने प्रीमियम पे इशू करे थे। तो ये दो कंडीशन है जो हमें देखनी है। प्रीमियम की भी दो कंडीशन आएंगी, जब आपको प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो चुका है और जब आपको रिसीव नहीं हुआ है। एक बार हम देख लेते हैं कि अगर एट पार आपने शेयर इशू करे थे तो क्या एंट्रीज बनेगी। जब आप फोरफिट करते हो शेयर्स को, तो उसकी जो शेयर कैपिटल होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो आपको शेयर कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करना पड़ता है, और उस अमाउंट से जो अभी तक फोरफिटेड शेयर्स के ऊपर आपने कॉल करी है उससे आप इसको डेबिट करते हो। दूसरी चीज, एक शेयर फोरफिचर अकाउंट आप बनाते हो। इस अकाउंट में आप वो अमाउंट डालते हो जो आपका शेयर होल्डर था उसने ऑलरेडी इसके ऊपर पे कर दी है। तो आपकी एंट्री होती है एक शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, ये हम बात करेंगे टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में वो अमाउंट आती है जो आपने कॉल की हुई है, इन शेयर्स के ऊपर मांगी हुई है। और शेयर फोर फीचर में वो अमाउंट आती है जो जो पर्सन था, जो शेयर होल्डर था, वो पे कर चुका है। ध्यान रखना वो पे कर चुका है। शेयर अलॉटमेंट और कॉल में वो पैसा आता है जो उसको पे करना था और उसने पे नहीं किया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर उसने अलॉटमेंट पे नहीं की तो हम यहाँ अलॉटमेंट और कॉल पे नहीं की तो हम ये डालेंगे। अगर उसने सिर्फ कॉल पे नहीं किए तो हम सिर्फ शेयर कॉल अकाउंट बनाएंगे, शेयर कॉल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, अलॉटमेंट को क्रेडिट हम नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि शेयर फोर फीचर में वो पैसा आता है जो ऑलरेडी आपको रिसीव हो चुका है। इसको अगर मैं लिखूं तो आपको शेयर कैपिटल अकाउंट में जो आपको पैसा डालना है वो आपको डालना है नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड, कितने शेयर्स आप फोरफिट कर रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर, पर शेयर कर दो, पर शेयर। शेयर अलॉटमेंट में आप वो पैसा डालते हो जो आपको अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुआ है। तो अगर अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई है तो आप यहाँ पे वो पैसा, तो आप अलॉटमेंट का पैसा लिखोगे, अदरवाइज ये एंट्री नहीं होती है। अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, नहीं रिसीव हुई। शेयर कॉल अकाउंट अगर आप बना रहे हो तो इसका मतलब है कॉल पे आपको अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, तो अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन कॉल। और शेयर फोर फीचर अकाउंट में आप वो अमाउंट डालते हो जो आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। तो एप्लीकेशन तो आपको ऑब्वियस सी बात है रिसीव हो ही चुकी होगी।
और अगर आपको मान लीजिए अलॉटमेंट भी पहले रिसीव हो चुकी थी तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी। तो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, ये बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एंट्री आप जो कर रहे हो उस एंट्री में आपको कौन सी अमाउंट वहां पे डेबिट या क्रेडिट करनी है। सेकंड केस हम आ जाते हैं। सेकंड केस आने से पहले चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक छोटा सा, और क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए एक पर्सन है ए, उसके पास 100 शेयर थे 10 रुपए के एक कंपनी के, जिसमें उसने 3 रुपए की एप्लीकेशन मनी पे कर दी और 2 रुपए की अलॉटमेंट भी पे कर दी, पर वो 2 रुपए की फर्स्ट कॉल पे नहीं कर पाया और उसके शेयर जो है वो फॉरफिट हो गए। तो अब एंट्री क्या बनेगी? तो अब ये ध्यान रखना, ए था, ए के पास 100 शेयर थे, 100 शेयर थे और एक शेयर की कीमत थी 10 रुपए पर शेयर। एप्लीकेशन पे करनी थी उसको 3 कर दी, अलॉटमेंट पे करनी थी उसको 2 रुपए कर दी, पर फर्स्ट कॉल थी, एक कॉल पे करनी थी उसको 2 रुपए की, लेकिन ये वो नहीं कर पाया। अब उसके शेयर हो गए फॉरफिट। अब हमें एंट्री बनानी है, तो एंट्री हमारी बनेगी सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, एक बार शेयर फोर फीचर कर लेते हैं कि कितना पैसा हमें ऑलरेडी रिसीव हुआ है। शेयर फोर फीचर अकाउंट, और क्या पे नहीं कर पाया वो? कॉल पे नहीं कर पाया। तो जो अकाउंट यहाँ पे सॉरी जो एंट्री दूसरी क्रेडिट होगी यहाँ पे वो होगी शेयर कॉल अकाउंट। तो शेयर कॉल में हम वो डालेंगे जो पैसा नहीं दे पाया। तो 2 रुपए के हिसाब से 100 शेयर थे, 200 रुपए वो पे नहीं कर पाया। यहाँ वो पैसा डालेंगे जो वो ऑलरेडी पे कर चुका है, तो एप्लीकेशन दे चुका है, अलॉटमेंट दे चुका है, यानी टोटल 5 रुपए दे चुका है 100 शेयर पे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 500। यहाँ आएगा आपका पूरा कॉल्ड अप जो आपने कॉल कर लिया था अब तक। तो इन शेयर्स के ऊपर जो आपने कॉल किया था वो किया था 5 और 2 7, तो 700। ये बात ध्यान रखने वाली है। देखो, शेयर थे 100 और 10 रुपए के थे, यानी टोटल बनती थी पैसा 1000। लेकिन यहाँ 1000 नहीं आएगा क्योंकि हमने पहले देखा है यहाँ सिर्फ उतना ही पैसा आएगा जो आपने एक्चुअल में उनसे कॉल किया है। तो फाइनल कॉल तो अभी तक मांगी ही नहीं थी, उससे पहले ही फॉरफिट हो गया। तो जब फाइनल कॉल मांगी ही नहीं तो उसका पैसा हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। तो जितना मांगा था अभी तक 3 रुपए प्लस 2 रुपए प्लस 2 रुपए 7 रुपए, तो 7 रुपए के हिसाब से यहाँ पे हमने एंट्री बना दी। कोल्ड अप सिर्फ जितना मांगा है उतना ही। सेकेंड केस अब हम देखते हैं, जब आपने जो शेयर फॉरफिट किए हैं, जो तब आपने जब इशू करे थे पहले प्रीमियम पे करे थे, तो 2 केस बनते हैं। सबसे पहला केस होता है जब व्हेन forfeiture टेक्स प्लेस आफ्टर द प्रीमियम इज रिसीव्ड। आप प्रीमियम रिसीव कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कंडीशन बताती हूँ। आपने शेयर इशू करे थे, 100 शेयर आपने इशू करे थे, 10 रुपए के शेयर थे, प्लस 2 रुपए प्रीमियम पे इशू करे थे, तो 12 के हो गए। आपने 3 रुपए एप्लीकेशन पे मांग लिए, आपने 4 रुपए अलॉटमेंट पे मांग लिए, और आपने क्या है बाकी पैसा कॉल पे मांग लिया। 5 रुपए मान लीजिए, 3 रुपए एक कॉल पे मांगे और 2 रुपए एक कॉल पे मांगे। ये जो 4 रुपए आपने मांगे हैं अलॉटमेंट पे, इसमें प्रीमियम शामिल है। बंदे ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, लेकिन वो कॉल नहीं दे पाया। ये आपने मांगी ही नहीं, ये वाली कॉल नहीं दे पाया। तो अब आपने जब आपने फॉरफिट किया शेयर्स को, तो आपको प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी रिसीव हो चुका था, क्योंकि आपको अलॉटमेंट का पैसा मिल गया था और अलॉटमेंट के पैसे के साथ आपको प्रीमियम का पैसा मिला था। तो ये केस हो गया आपका फर्स्ट केस। इसमें हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, if premium has been fully collected, it cannot be cancelled even if that share is forfeited later on. As such, securities premium account will not be debited in the entry for the forfeiture in this case. तो इस केस में हम क्या करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, आपको पता है जब आप प्रीमियम रिसीव करते हो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो क्योंकि हमें यहाँ पे ऑलरेडी प्रीमियम रिसीव हो चुका था, तो हम इस प्रीमियम को कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए हम इसकी एंट्री को वो उल्टा नहीं करेंगे, डेबिट में नहीं डालेंगे। ओके, क्योंकि हम इस पे ये पैसा हम रिसीव कर चुके हैं, ये अभी हमें करना नहीं है। लेकिन दूसरा केस वो है जब आपके शेयर फॉरफिट हुए और उस टाइम तक आपको प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था। कैसे? 3 रुपए एप्लीकेशन के मिल गए थे, 4 रुपए में से 2 रुपए अलॉटमेंट के, 2 प्रीमियम नहीं मिले आपको।
तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि आपको प्रीमियम मिला नहीं और ये नहीं मिली और आपने शेयर फोरफिट कर दिए, तो इस केस में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी कैंसिल करेंगे और हम इसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री आपकी बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल शेयर जो भी है मल्टीप्लाइड बाई कोल्ड अप कैपिटल, कोल्ड अप अमाउंट पर शेयर, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, शेयर कॉल अकाउंट क्रेडिट एंड शेयर फोरफीचर अकाउंट क्रेडिट। क्या क्या अमाउंट आएगी अब किस किस चीज के अंदर, तो जैसे कि शेयर कैपिटल अकाउंट में मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय जो भी उसकी कॉल्ड अप अमाउंट है, जितना आपने कॉल किया था। सिक्योरिटीज प्रीमियम के ऊपर अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ है तो वो प्रीमियम की अमाउंट आपको इसके अंदर डालनी है, जितना अभी प्रीमियम था आपका उन शेयर्स पे। अलॉटमेंट में आप वो वाले पैसा डालोगे जो आपको अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुआ है। कॉल में आप वो पैसा डालोगे जो आपको कॉल में रिसीव नहीं हुआ है, और आप फोरफीचर में वो पैसा डालोगे जो आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। तो बाकी चीजें सेम है, बस ये प्रीमियम की एंट्री आपको डालनी है, और ये भी उसी केस में जब आपका शेयर फोरफिट होने से पहले आपको प्रीमियम नहीं मिला था, जब आपने ओरिजिनली शेयर्स को इशू करा था। एक हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। मान लीजिए एक एक्स लिमिटेड है, 100 शेयर है इसके पास और एक शेयर है आपका 10 रुपए का। ओके, प्रीमियम के ऊपर इशू हुआ था 4 रुपए प्रीमियम के ऊपर। एप्लीकेशन का पैसा इससे मिल चुका है आपके पास, तो आपका एप्लीकेशन का पैसा बनता है इससे 3.5 रुपए, और आपको अलॉटमेंट का पैसा जो बनता है प्रीमियम मिला के 4 रुपए प्रीमियम है, ध्यान रखना, 6.5 रुपए, यानी इसमें 4 रुपए प्रीमियम है, यानी 2.5 रुपए वो है क्या कहते हैं अलॉटमेंट। 2 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 रुपए फाइनल कॉल। ओके, तो ये सारा आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट का होता। अब आपने क्या कर दिया, आपने शेयर्स को फोरफिट कर दिया है, उसको सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ है और अलॉटमेंट का कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ है। यहाँ पे आपने पूरी कॉल कर दी है, आपने सारा का सारा पैसा कॉल कर लिया है। तो जब आपकी एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो हम यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल लिखते हैं। 100 शेयर थे, 100 पे आपने टोटल अमाउंट कॉल कर ली। यहाँ पे हम, मैंने बताया था सिक्योर शेयर कैपिटल में कभी भी प्रीमियम का पैसा हम नहीं डालते, हमेशा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डालते हैं। तो इस अकाउंट में प्रीमियम का पैसा नहीं आएगा। तो 100 रुपए थे, पूरे आपने कॉल कर लिए, यानी 10 के 10 रुपए आप कॉल कर चुके हो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1000। अब इतना ही पैसा मिला था आपको बस एप्लीकेशन तक का, कि आप ये सब वो पे ही नहीं कर पाया, आपने सब कॉल किया पर कुछ पे नहीं कर पाया, और इसके अंदर आपका प्रीमियम शामिल था, यानी आपको प्रीमियम भी नहीं मिला अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो यानी प्रीमियम नहीं मिला, तो हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। कितना प्रीमियम था हमारा, 4 रुपए के हिसाब से, तो 4 और 100 शेयर है, प्रीमियम का अमाउंट बन गया 400। अब अलॉटमेंट पे आपको कितना पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट पे आपका पैसा था टोटल आपने जो मांगा था वो था आपका 6.5 रुपए के हिसाब से, 6 रुपए 50 पैसे के हिसाब से। तो ये पूरा का पूरा पैसा आपको यहाँ पे अलॉटमेंट अकाउंट के अंदर डालना पड़ेगा, ये बनेगा आपका 650। ध्यान रखना, इसमें अलग नहीं करना है, हमें प्रीमियम को और इसको अलग नहीं करना है, टोटल अमाउंट लेनी है। फर्स्ट कॉल पे जो पैसा आप नहीं दे पाए वो है 200, फाइनल कॉल पे जो पैसा नहीं दे पाए वो है 200। कितना रुपया आप दे चुके हैं, 3.5, तो फोरफीचर अकाउंट में आपका 350 रुपए जाएंगे। तो ये बनेगी हमारी एंट्री जब आपने प्रीमियम रिसीव नहीं किया है और आपने शेयर्स को फोरफिट कर दिया है। मान लीजिए ऐसा होता कि ये जो एक्स है जिसने ये शेयर खरीदे हैं, ये अलॉटमेंट की मनी दे चुका होता और बस कॉल नहीं दी होती, ये पैसा दे चुका होता। अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था, इसका मतलब प्रीमियम भी दे दिया था, प्रीमियम भी दे दिया था, इसका मतलब यहाँ पे हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करने की जरूरत नहीं पड़ती, और प्रीमियम अलॉटमेंट दे दिया था, इसका मतलब अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सारा पैसा उसने कॉल तो करा ही था, तो यहाँ 1000 ही रुपए आते, लेकिन यहाँ पे ये नहीं आता, और आपका जो कॉल पे जो पैसा नहीं मिला उसको, फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला 200, सेकंड कॉल पे नहीं मिला 200, फोरफीचर जो अमाउंट वो जाती इन दोनों का टोटल। तो शेयर फोरफीचर में आपका वो पैसा जाता जो आपको एक्चुअल में रिसीव हो गया। वैसे भी आप इन दोनों का बैलेंस निकालो तो 1000 माइनस 400, टोटल आपका 600 रुपया जाता।
तो इसका आप बैलेंस निकाल के ये कर सकते हो। 1000 में से 400 अगर आपको नहीं मिले हैं तो इसका मतलब आपको 600 रुपये मिल गए हैं। यहाँ हमें अमाउंट हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। प्रीमियम आप भी काउंट कर रहे हो, अकाउंट को डेबिट कर रहे हो, अदरवाइज नहीं कर रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना। अब हम जाते हैं नेक्स्ट केस के अंदर, जब आप इसको री इशू कर रहे हो। अब ये पर्सन था, 100 शेयर थे इसके, आपने इसको फोरफिट कर दिया। फोरफिट का मतलब क्या है, आप शेयर्स के ऊपर उसका कोई हक नहीं है, शेयर्स कंपनी के पास वापस आ गए। अब कंपनी के पास ये 100 शेयर रखे हुए हैं, तो कंपनी क्या कर सकती है, उन्हीं 100 शेयर्स को किसी और को इशू कर देगी, तो उसको और कैपिटल मिल जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो, अब इन शेयर्स को दोबारा से इशू कर रहे हो। जब आप री इशू करते हो तो आप तीनों केसेस पे कर सकते हो। जब आप फोरफिटेड शेयर्स को री इशू करते हो, आप उनको एट पार भी री इशू कर सकते हो, एट प्रीमियम भी री इशू कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात एट डिस्काउंट भी आप उनको इशू कर सकते हो, री इशू। अगर आप उनको एट पार री इशू करते हो तो सिंपल एक एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आप इसमें एप्लीकेशन नहीं मंगा रहे हो। अभी जो ये 100 शेयर आप इशू करोगे, ये आपको जो है इसके ऊपर कोई एप्लीकेशन वगैरह आप नहीं मंगा रहे हो, उनको सीधा सीधा आप जो है सीधा री इशू कर रहे हो किसी एक पर्सन को, पब्लिक को नहीं कर रहे हो यहाँ पे आप। तो सीधी एक एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर प्रीमियम पे कर रहे हो तो प्रीमियम आपको रिसीव करना पड़ेगा, तो एंट्री हो जाएगी, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। डिस्काउंट वाली पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। एक तो पहली बात तो ये है कि जब आप री इशू करते हो डिस्काउंट पे, तो उसमें हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट खोलते हैं, शेयर डिस्काउंट अकाउंट नहीं खोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। दूसरी चीज ये है, जब आप शेयर्स को री इशू करते हो तो आपका जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ था, आपका बैलेंस जो क्रेडिट लेफ्ट था, उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन, और वो आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होना चाहिए। उससे पहले जो आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, आपको उसको एडजस्ट करना होता है। ये जो आप डिस्काउंट दे रहे हो, ये डिस्काउंट आपको इस शेयर के ऊपर पहले जो रिसीव हो चुका था, उस अमाउंट से ज्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने कुछ एक शेयर था, और ये शेयर था आपका 10 रुपए का, इस 10 रुपए के शेयर पे आपको 3 रुपए रिसीव हो गए थे, और 7 रुपए रिसीव नहीं हुए थे, मतलब 3 रुपए आप रिसीव कर चुके थे, आपने इनको फोरफिट कर दिया। ऑलराइट, अब आप इनको दोबारा से इशू कर रहे हो, पर आप इनको डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो। अगर आप इनको डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, तो अभी आपको देखना ये है कि ये जो डिस्काउंट आप दोगे, जिसको भी आप इशू कर रहे हो उसको, वो 3 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप फोरफिटेड शेयर्स को दोबारा से री इशू करते हो एट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट की जो अमाउंट है वो ऑलरेडी रिसीव्ड अमाउंट, जो उस शेयर के ऊपर ओरिजिनल जब आपने इशू किया था तब आपको जितनी पैसा रिसीव हो चुका था, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको एटलीस्ट 7 रुपीज इसके ऊपर मांगने पड़ेंगे। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है, जब आप फोर फीचर अकाउंट का जो आपका क्रेडिट बैलेंस बचा होता है, यहाँ पे आप देखिए जब आप फोर फीचर अकाउंट बनाते हो ये फोरफिट करते टाइम, तो इस बैलेंस को, ये आपका कैपिटल गेन होता है, क्योंकि ये वो पैसा है जो इन शेयर्स पे आपको रिसीव हो गया था। अब फिर इन शेयर्स को आप दोबारा किसी और को क्या कहते हैं, री इशू कर रहे हो। ये शेयर फोर फीचर अकाउंट का पैसा आपका कैपिटल गेन कंसिडर किया जाता है। इस पैसे को आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। और अगर आप डिस्काउंट पे दोबारा से इशू कर रहे हो, तो उस केस में शेयर फॉरफीचर को आप डेबिट करते हो, तो उस शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को और इस शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को आपस में, उस शेयर फॉरफीचर का पैसा इसमें से आपको लेस करना पड़ेगा। ओके, तो ये था आपका, जब आप शेयर्स को री इशू करते हो तो क्या होता है। आगे हम इसकी प्रैक्टिकल करेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एक बार मैं री इशू वाला दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। फोर फीचर वाला, फोर फीचर का मतलब होता है जब कोई पर्सन, जब कोई शेयर होल्डर है जिससे आपने अलॉटमेंट की या कॉल की मनी मांगी है और वो नहीं दे पाता, आप उसको नोटिस देते हो, वो फिर भी नहीं दे पाता, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, उसके शेयर्स को कैंसिल कर देती है, फोरफिट कर देती है। मतलब वो शेयर अब कंपनी के हो जाते हैं, उस
पर्सन का उन शेयर पे कोई राइट नहीं रहता, और जो पैसा ऑलरेडी कंपनी उस पर्सन से रिसीव कर चुकी है एप्लीकेशन का या अलॉटमेंट का, वो पैसा कंपनी अपने पास रखती है, उसको वापस नहीं लौटाती। जब हम एंट्री करते हैं फोर फीचर की, तो एंट्री आपकी बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, और टू जिस भी कॉल का आपको पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का नहीं मिला तो टू अलॉटमेंट, और कॉल का नहीं मिला तो टू शेयर कॉल। शेयर फोर फीचर अकाउंट को जब आप क्रेडिट करते हो तो उस अमाउंट से क्रेडिट करते हो जो आपको उस शेयर के बदले में ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। तो मान लीजिए मैंने कंपनी के 100 शेयर खरीदे थे, और मैंने कंपनी ने मुझसे 3 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे मांगे, और मुझसे 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे मांगे, और 2 रुपये मुझसे फाइनल कॉल पे मांगे। मैंने कंपनी को एप्लीकेशन भी दे दी और मैंने कंपनी को अलॉटमेंट भी दे दी, पर जब उसने मुझसे दोनों कॉल्स के पैसे मांगे, मैं दोनों में से कोई भी कॉल मैंने उसको नहीं दी, मैं नहीं दे पाई, और कंपनी ने शेयर को फोरफीट कर लिया। तो कंपनी को मैं ऑलरेडी रिसीव कितना हो चुका है, 3 रुपये और 3 रुपये, क्योंकि ये मैं पैसे दे चुकी हूँ एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का। तो शेयर फोर फीचर अकाउंट को जब हम क्रेडिट करते हैं तो उसको हम उस अमाउंट से करते हैं जो ऑलरेडी रिसीव हो गई। तो यहाँ पे है 6 रुपये वो अमाउंट है, और जो आपको रिसीव नहीं हुआ उसको आप करते हो, अगर कॉल नहीं हुई तो टू शेयर कॉल अकाउंट के नाम से हो जाएगा। अगर मैं अलॉटमेंट भी नहीं पे कर पाती तो अलॉटमेंट के नाम से भी हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। जब आप इन्हीं शेयर्स को फोरफिट करते हो जो आपने प्रीमियम पे इशू करे थे, तो अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका था तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का हमें कुछ नहीं करना होता, तो सिंपल एंट्री बनती है जैसे अभी तक बन रही थी। लेकिन अगर आपका प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ है, तो फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट पे आपको प्रीमियम आपने प्रीमियम मांगा था, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम का पैसा था, पर पर्सन आपको अलॉटमेंट का रुपया नहीं दे पाया, अलॉटमेंट पे ही वो क्या कहते हैं उसको डिफॉल्ट कर गया और आपका अपने फोरफीट कर दिए, तो उस केस में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी बनाते हैं, और उस केस में हम फिर अलॉटमेंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा आप प्लस करके दिखाते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आप डालते हो। इन्हीं शेयर्स को जब आप इशू करते हो तो एट पार इशू करते हो तो सिंपल एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल के, आपको पैसा मिला है। प्रीमियम पे इशू करते हो तो जैसे हम वैसे भी एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फर्क वहां पड़ता है जब आप डिस्काउंट पे इशू करते हो, पहली बात तो आप शेयर फोरफीचर अकाउंट से डिस्काउंट को शो करते हो, दूसरी बात जब आपने इन शेयर्स को फोरफीट किया था तो आपकी एंट्री बननी थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मान लीजिए कॉल का पैसा नहीं दिया, टू शेयर कॉल अकाउंट, और टू शेयर फोरफीचर जो आपने ऑलरेडी रिसीव कर दिया। तो ये तो इस फोर फीचर का बैलेंस है क्रेडिट, और इस फोर फीचर का बैलेंस है डेबिट। इस फोर फीचर के अमाउंट को आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि ये कंपनी के लिए कैपिटल गेन होता है। तो इसको वहां ट्रांसफर करने से पहले आपको जो डिस्काउंट किया था, इसकी अमाउंट को आपको इसमें से माइनस करना होता है। तो मान लीजिए शेयर फोर फीचर पे आपको 600 रुपये मिल गए हैं, और आपने यहाँ पे डिस्काउंट दे रखा है, हम मान लेते हैं 100 रुपये का डिस्काउंट आपने दिया था जब आपने री इशू किए। जब इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो उस टाइम पे इसको ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री बनेगी आपकी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो जब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो सबसे पहले आपको इसमें से ये डिस्काउंट एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 600 ये थे, 100 ये थे, तो यहाँ पे आपका जो पैसा ट्रांसफर करोगे वो करोगे 500 रुपये। तो इस तरह से आप शेयर्स को फोरफिट करने का और उनको री इशू करने का काम करोगे। ये तो थी जनरल एंट्रीज। इसके प्रैक्टिकल पोर्शन अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।